I would like to discuss about on the origin of species by means of natural selection by Charles Darwin. So in this session, I discuss about his personal observation, his three important observation and two important deduction, and on the basis of that, Darwin proposed his theory of natural selection. So I would also discuss about the important component related to theory of natural selection. After that, we also discuss about some important key concept related to theory of natural selection. I will also discuss an important case study regarding theory of natural selection, its limitations and conclusion. Right? So these are the important components related to on the origin of species by means of natural selection, and we try to understand about the story behind that, है ना. इसके पीछे की स्टोरी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से चार्ल्स डार्विन ने इससे वर्क को किया और ये किस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी स्टडी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क के रूप में चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था. सो चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ी सी अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड थियोलॉजी, बट इन 1831, है ना, दैट वॉज वेरी important in the life of the Charles Darwin, and in 1831 he was selected as an important member of HMS Beagle. HMS Beagle क्या एक शिप है जिसमें एक नेचर के एक्सपेडिशन के बारे में रिसर्च करने के लिए ये इंग्लैंड से चलती है और डार्विन was selected as a member of HMS Beagle, right? तो HMS बीगल के माध्यम से डार्विन जो है यहाँ से इंग्लैंड से ऐसे आकर के ऐसे और यहाँ गलापागस आइलैंड पहुँचते हैं, राइट. और इस गलापागस आइलैंड में डार्विन जो है लगभग 5 वर्षों तक स्टडी करते हैं, राइट. तो क्या स्टडी करते हैं, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया गलापागस आइलैंड पर? तो इस आइलैंड पर डार्विन ने जो नेचर में वेरिएशन है ना, नेचुरल जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन का स्टडी किया डार्विन ने, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या किया कि डार्विन ने कंपैरेटिव स्टडी भी किया कि इक्वेडोर जो लैंड एरिया है और ये आइलैंड एरिया है, इसमें कुछ सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म थे, सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म थे, दोज हु लिव ऑन लैंड एरिया एंड दोज हु लिव ऑन आइलैंड. तो उनके बीच भी वेरिएशन डार्विन ने पाया और इस वेरिएशन को डार्विन ने फर्स्ट टाइम एडेप्टेशन के रूप में देखने का प्रयास किया कि ये वेरिएशन अकर क्यों हुआ, ड्यू टू एडेप्टेशन, है ना. डिफरेंट नेचुरल एडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म ने किया और इसके चलते लैंड एरिया और फिर आइलैंड एरिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें वेरिएशन है. और यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी इसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है और स्पेसिमेन जो है डार्विन लेकर के अपने घर इंग्लैंड पहुँचते हैं 1836 में, राइट. बट ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ही पब्लिश्ड हिज फेमस वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859, राइट. तो क्वेश्चन ये है कि 1859 तक यानी 1836 से 1859 के बीच डार्विन ने क्या किया, है ना, व्हाट डार्विन डिड, एंड दिस टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ contribution of Charles Darwin and for the understanding of creation of on the origin of species by means of natural selection, right. अगर आप इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं कि डार्विन किस तरह से ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो उनका फेमस बुक था उसको लिख करके और फिर वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज करते हैं, तो वी रिक्वायर्ड about knowledge related to Charles Darwin during 1836 to 1859. देखो 1836 से 1859 तक he did extensive study
extensive study of various disciplines like geology, paleontology, taxonomy, demography, and he was greatly influenced by Malthus' work, है ना, on population, है ना। माल्थस कौन थे? एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेमोग्राफी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया और उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि डार्विन के जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसमें उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो ये 1831 to 1836 he did extensive exploration and observation on Galapagos Island. After that, he studied his own sample related to his studies and various disciplines. And on the basis of that study, he published his famous work on the origin of species by means of natural selection in 1859. Right? तो डार्विन के जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके की जो कॉन्सेप्ट है या की इसमें जो चीज आपको समझनी है वो समझनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडीज डार्विन हैड डिड 3 important ऑब्जर्वेशन, राइट। दिस आर वेरी important फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट। So, first important observation, all organisms have potential for explosive population growth that would outstrip their food supply, है ना। डार्विन क्या कह रहे हैं? क्योंकि डार्विन ने ऑब्जर्वेशन किया था ग्लापागस आइलैंड पर, उस पे डार्विन ने पाया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आइदर दे बिलोंग्स फ्रॉम सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, राइट, उनमें पोटेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की कैपेसिटी है, यानी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट फूड सप्लाई वाज लिमिटेड। तो कंडीशन क्या है कि एक तरफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ फूड सप्लाई लिमिटेड है। So that was the first observation did by Charles Darwin, right? And second observation was also related with that. But when we look at nature, population that are roughly stable, in Darwin ने observe किया कि organism have potential for over reproduction, but population are roughly stable, यानी population growth नहीं हो रहा, right? इस तरह की ऑब्जर्वेशन माल्थस ने भी किया था अपने डेमोग्राफिक थ्योरी में। सो ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस, लेकिन डार्विन ने ऑब्जर्वेशन भी किया था नेचर में, राइट, बिकॉज हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज आल्सो। तो प्राइमरी सोर्सेज यानी जब उसने नेचर में ऑब्जर्वेशन किया तो उस ऑब्जर्वेशन में डार्विन ने पाया कि ये दोनों फिनोमेना जो हैं यहाँ पर हैं, और इसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर डार्विन ने यहाँ से एक डिडक्शन यहाँ से तैयार किया कि अगर ऐसा कंडीशन है, राइट, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो डार्विन कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा और फूड सप्लाई लिमिटेड होगा तो हु सर्वाइव इन दिस कंडीशन, तो for the survival there must be a struggle for existence, right? तो एक तो ये ध्यान में रखना है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है that was also very important कि नेचर इज फुल ऑफ वेरिएशन। डार्विन कह रहे हैं कि नेचर इज फुल ऑफ वेरिएशन, यानी नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म इवन दे बिलोंग फ्रॉम सिमिलर स्पीसीज, दे आर फिजिकली, स्ट्रक्चरली, behavioral and psychologically they have differences, right? तो नेचर का ही ये ट्रेट है कि दैट इज फुल ऑफ वेरिएशन। और इसके बाद उन्होंने डिडक्शन में कहा कि वेरिएशन में भी फेवरेबल और डिसफेवरेबल, यानी वेरिएशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो तरह के हो सकते हैं, करेक्ट। फेवरेबल वेरिएशन हो सकता है, डिसफेवरेबल वेरिएशन हो सकता है। But he also observed that those
organisms have favorable variation that are positively selected by nature and that process is called natural selection. तो basic thing है कि on the basis of these three important observation and two deduction, Darwin had proposed. So Darwin had not only explained the theory of natural selection but he also explained evolution. What is evolution? So very simple, Darwin said that evolution is the change in a species over time. बहुत सिंपल उन्होंने डेफिनेशन दिया और फिर डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेन, यानी ये किस प्रकार से होता है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत ये चार महत्वपूर्ण चीजों को एक्सप्लेन किया. फर्स्ट इज ओवर रिप्रोडक्शन, सेकंड इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड इज रोल ऑफ वेरिएशन एंड फोर्थ इज सर्वाइवल और फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग. ओवर रिप्रोडक्शन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज over reproduction, that is based on first and second observation, and on the basis of that he said that because organisms have potential for over reproduction but food supply is limited, therefore there must be a struggle for existence, and he detail explain about the struggle for existence in nature. right, nature में struggle for existence को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, और डिटेल जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर वो इंटर स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज, स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, इन्वायरमेंट, सभी को बहुत डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर he had given focus about the role of variation. Darwin said that the role of variation is very important for evolution. यानी evolution में वेरिएशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों वेरिएशन का रोल इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इन स्ट्रगल फॉर existence, if those organisms have favorable variation, that organism is benefited due to that favorable variation, and those have disfavorable variation, तो जिसके पास डिसफेवरेबल वेरिएशन है वो क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पे इन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. राइट, कैसे, हाउ? So we can understand that on the basis of examples, right? So you can understand that on the basis of a struggle between lion and deer, practical example, right? And goat also. So if you see about the lion, deer and goat, right? तो क्या है इसकी फीचर? lion fast moving ability, deer fast moving ability, goat very slow moving ability. So what happened when lion attacked on deer and goat? There was possibility to goat is killed by lion, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत स्लो मूविंग है, यानी दैट वेरिएशन इज डिसफेवरेबल वेरिएशन. बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी टू डियर हु सर्वाइव ड्यू टू फास्ट मूविंग एबिलिटी. इसके पास फास्ट मूविंग एबिलिटी है तो ये फ्ली अवे, भाग सकता है, सरवाइव कर सकता है, और चूंकि ये यहाँ से भाग गया तो दैट इज सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है कि दिस मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस. हियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ना, व्हाट इट मीन्स, राइट. अगर इसको आप समझ जाते हैं तो फिर आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को समझ सकते हैं. यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये डियर जो है जो कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सर्वाइव करता है ड्यू टू फेवरेबल वेरिएशन. तो अब ड्यू टू फेवरेबल वेरिएशन दैट डियर इज सर्वाइव, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेन. तो ये डियर जो है एक तो लॉन्ग लाइफ इसका होगा, ध्यान से ये बात को समझना है. तो लॉन्ग लाइफ होगा तो ये क्या करेगा कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगा इससे. रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब क्या है कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा, एंड बिकॉज हिज लॉन्ग लाइफ, तो इसका लाइफ
लॉन्ग है बिकॉज ही सर्वाइव, ही हैज लॉन्ग लाइफ, सो ही इज एबल टू केयर हिज ऑफस्प्रिंग टिल एडल्टहुड। तो ऑफस्प्रिंग एडल्टहुड प्राप्त कर लिए तो फिर ऑफस्प्रिंग भी क्या करेगा कि वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो गया, तो दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप नेचुरल सिलेक्शन की बात आप करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन का जो होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देखोगे कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन जो लिखा हुआ है, so for the better understanding of natural selection we required understanding about three important component. First, कि there must be variation, यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, because nature act on variation, right? And because nature select positive variation, so positive variation means that variation which are beneficial for the survival of organism. Second, variation must be inheritable, यानी वेरिएशन जो है में इनहेरिटेबल कैपेसिटी होनी चाहिए, इनहेरिट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड इज दैट नेचर वर्क एज लाइक फिल्टर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी नेचर जो है इसको सिलेक्ट करेगा। इट मीन्स दैट गॉड डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, और डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन जो है एक तरह से सरवाइव कर रहा, और सरवाइव कर रहा तो इससे फिर एवोल्यूशन हो रहा। कैसे इवोल्यूशन हो रहा, तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पॉजिटिव वेरिएशन जो है जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा, और इससे नेचुरल सिलेक्शन होता है। हाउ कैन वी बेटर अंडरस्टैंड दैट थिंग, सो ट्राई टू सी अबाउट दैट थिंग, है ना। Here, Darwin did a study on Galapagos Island and he had given focus to the understanding of variation in finches. So finches, here try to study about these finches and these finches, right? So they have different types of ability and they have different types of ability. So Darwin observed that in the condition of drought, these are able to crack hard shell nut and therefore they survive, but they are not able to crack hard shell nut and therefore they couldn't survive. Darwin had observed that phenomena on Galapagos Island, right? So after the work of Darwin, Charles Darwin, very famous anthropologist Peter and Rosemary Grant, they did this study on the theory of natural selection, how the theory of natural selection worked. So he also did a study on Galapagos Island between 1973 to 1978. And in that study, he found that there was a drought on Galapagos Island between 1976 to 1978, right? So they also observed about the phenomena which happened in that island. So they found that those finches have a strong beak, right? They will survive. Why? Because they are able to crack hard shell nut and therefore they were able to maintain their food supply. But those finches have weak beak, so they couldn't survive because they were not able to crack hard shell nut and therefore they were suffering from starvation. They were tired, right? So on the basis of that study, Peter and Rosemary Grant also gave us evidence about theory of natural selection, how theory of natural selection worked, right? तो यहाँ से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार से वर्क करता है आप इसे समझ सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी यू हैव टू बी आल्सो गिव फोकस टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट some important concept here I have discussed
about variation. Variation means differences present in nature, right? Natural differences among organisms. Fitness means reproductive fitness. Natural selection means selection of the positive variation of organism by nature. For natural selection, we required variation. Variation is inheritable. Natural selection work as like filtering process between environment and organism. But after that, we should have to also understand about some important limitations about the theory of natural selection. तो limitations क्या है theory of natural selection का, ये आपको समझनी चाहिए। और इसमें तीन को हमने लिया है। फर्स्ट कि डार्विन ने कहा कि द रोल ऑफ वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर evolution, but he couldn't explain how variation occur. Second important limitations related to Darwin's theory of natural selection is that Darwin couldn't explain about differences between somatic and germinal वेरिएशन, बिकॉज डार्विन क्या समझता था कि ऑल वेरिएशन जो है सिमिलर है। और थर्ड, ही हैड रॉन्ग आइडिया रिलेटेड टू इनहेरिटेंस बिकॉज ही बिलीव्ड इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, राइट। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि डार्विन की आइडिया थी कि मदर एंड फादर के जो मटेरियल है जिससे प्रोडक्शन होता है वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते, बट बाद में हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने कहा कि ये फ्यूज नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि गैमेट इज ऑलवेज इम्प्योर, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्कशन you can understand that thing, and after that conclusion. So in conclusion you can write about okay, on the basis of that discussion there are some limitations about the theory of natural selection, right? But in spite of these limitations, the role of Charles Darwin was very important for the understanding of evolution because he had given very scientific theory for the understanding of evolution, which is presently also accepted by contemporary scientists because the role of natural selection is central for the evolution.